हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 एटम्स के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इंपैक्ट पैरामीटर। ये दो टॉपिक्स हैं अलग अलग। एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसा फील नाम दे रहा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ इसके अंदर कंटेंट भी है कि एक अपने पास न्यूक्लियस होगा, उसके बहुत पास पहुंचेगा कौन, अल्फा पार्टिकल। कितना पास पहुंच सकता है उसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या होता है सर, इंपैक्ट पैरामीटर। तो इन दोनों टॉपिक्स पे अपने को महारत हासिल करनी है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके एंट्री स्लाइड के ऊपर, बेसिक आइडिया वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। और इसको साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते निकालते ना आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का जो साइज है ना, उसके बारे में भी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ब्रैकेट में साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ to calculate the nuclear dimensions from the scattering experiment, Rutherford assumed the following। ठीक है, पहले ये जो assumptions थे ना, उनको जरा देखना जरूरी है अगर हम इस डेरिवेशन को प्रॉपर्ली सक्सेसफुली कैरी आउट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो जरा गौर करिएगा, इसमें जो अपना पहला assumption था वो क्या था, the atomic nucleus is so heavy, atomic nucleus is so heavy that its motion during the impact is disregarded। ठीक है, रदरफोर्ड का जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसमें आप लोग जानते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि गोल्ड फॉइल होता है। ठीक है, और उस गोल्ड फॉइल में से क्या होता है कि गोल्ड फॉइल के थ्रू ना बहुत सारे पार्टिकल जो है वो पास कर रहे होते हैं। बेसिकली हम अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाते हैं वहां पे। ठीक है, तो दिस इज द गोल्ड फॉइल। ये हमारे पास में क्या था सर, ये हमारे पास में गोल्ड फॉइल था और ये अपन ने लगा दिया इसका पूरा गोल्ड फॉइल। ठीक है, और यहां से क्या हुआ था सर, अपने पास में एक रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ था। तो रेडियो एक्टिव सैंपल, हम पहली बात तो हम रेडियो एक्टिव सैंपल क्यों लेकर के आए थे, क्योंकि सर रेडियो एक्टिव सैंपल जो होता है ना, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होता रहता है। ठीक है, तो एक हमने लेड कैविटी बनाई थी, इफ यू रिमेंबर, इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर आपको मिल चुका है। ठीक है, एक हमने लेड कैविटी बनाई थी, क्योंकि लेड क्या है, रिएक्ट नहीं करेगा रेडियो एक्टिव सैंपल के साथ में, दैट्स व्हाई। ठीक है, और इस लेड कैविटी में क्या है कि एक अच्छा खासा रेडियो एक्टिव सैंपल जो था ना, वो यहाँ पर मौजूद था। अब यहाँ से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो दे विल फॉर श्योर कोलाइड विद द एटम्स ना। ठीक है, ऐसा देखो होता तो है। अगर हम इस बारे में नहीं सोचते कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, अगर हम इसके ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान नहीं देते, तो हमको तो लग ही रहा था कि भाई एटम के अंदर ऐसा कोई स्पेस खाली होने वाला कोई कॉन्सेप्चुलाइजेशन अपने दिमाग में तो था नहीं। ठीक है, रदरफोर्ड ने पहली दफा बताया था कि यार मैंने तो भेजे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स और वो ना सीधे ही निकल गए। इसका मतलब क्या कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होगा, ऐसा बाद में मालूम चला। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए जो अजम्पशंस हमारे दिमाग में होने चाहिए वो क्या है, पहला, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सो हैवी दैट इट्स मोशन ड्यूरिंग द इंपैक्ट इज डिसरिगार्डेड। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है ना सर वो इतना भारी है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है ना सर वो इतना भारी है कि उस एटॉमिक न्यूक्लियस का जो मोशन है ना, दैट इज ऑलमोस्ट डिसरिगार्डेड ड्यूरिंग द इंपैक्ट। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है ना वो मूव नहीं करेगा अल्फा पार्टिकल्स के कोलिजन के इंपैक्ट से। सुनना, न्यूक्लियस जो है ना वो इतना भारी है कि वो अल्फा पार्टिकल के कोलिजन के इंपैक्ट की वजह से उसका मोशन नहीं होगा, उसका मोशन इज डिसरिगार्डेड बाय द इंपैक्ट। ओके सर, उसके बाद द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल बोथ आर टेकन एज पॉइंट चार्जेस हैविंग नो डायमेंशंस। ठीक है, हमने ऐसा मान के रखा हुआ था, अजम्पशन था कि न्यूक्लियस हो गया और जो अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ये दोनों के दोनों को ना हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर रहे थे, हम उसका डायमेंशंस के बारे में फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। ये दूसरा अजम्पशन था। तीसरा अजम्पशन क्या है,
द स्कैटरिंग इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। जो अपने पास स्कैटरिंग होती है ना, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है ना, इट इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। नाउ व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, कहीं पढ़ा है क्या हमने? यस सर, क्लास 11th में वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर हम लोग कोलिजन में इसको पढ़ चुके थे। अगर आप लोग चाहें तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा कोलिजन के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर। ठीक है, वो मैंने बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए। अब जरा एक बात यहां समझ लेना, एटॉमिक न्यूक्लियस को आपने इतना भारी जो मान के रखा है, एटॉमिक न्यूक्लियस को आपने इतना जो भारी मान करके रखा है, वो ऐसा क्यों मान के रखा है? क्योंकि हमने रदरफोर्ड ने बेसिकली एक अपने मतलब जब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे और ऑब्जर्वेशन पर बेस कंक्लूजन में उन्होंने ये कहा था कि ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम, ठीक है, एटम का ऑलमोस्ट एंटायर मास अगर देखा जाए ना, तो वो उसके सेंटर पर, वो उसके अंदर एक सेंट्रल एम्बॉडीमेंट के अंदर कैद रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड in a tiny central core, in a tiny central core, in a tiny central core called as the nucleus, in a tiny central core, in a tiny central core called as the nucleus। ठीक है, अब सर यहाँ पे ये शब्द जो है ना कि ऑलमोस्ट से मतलब क्या है सर? ऑलमोस्ट क्यों बोला? ऐसा क्यों नहीं बोल दिया कि सच में पूरा मास ही सेंटर मतलब टाइनी सेंट्रल कोर मतलब न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है? ऑलमोस्ट शब्द क्यों यूज करा है? ऑलमोस्ट इसलिए यूज किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के बाहर है। आई मेरी बात समझ में? ऑलमोस्ट का जो शब्द है वो इसलिए यूज किया है बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको आप न्यूक्लियस के अंदर गिन नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स को आप न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिन सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी काउंटेड, electrons cannot be counted inside the nucleus for sure। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को आप न्यूक्लियस के अंदर तो काउंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी काउंटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, इसलिए कहा गया था कि ऑलमोस्ट एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द टाइनी सेंट्रल एम्बॉडीमेंट, और उस टाइनी सेंट्रल एम्बॉडीमेंट को ही न्यूक्लियस का नाम दे करके रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद एक जो दूसरी चीज यहाँ पे, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब उसके बाद देख लेना कोलिजन की जो यहाँ पे बात करी गई, तो कोलिजन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जब आप कोलिजन्स की बात करेंगे तो कोलिजन्स को अपन बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास में इलास्टिक कोलिजन, द फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड द सेकेंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। पहला वाला अपने पास में क्या है सर? इलास्टिक कोलिजन है, और जो सेकंड वाला है ना वो अपने पास में क्या होता है सर? इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन में अगर चेक किया जाए ना तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सहारे से ही अपन कह सकते हैं ना। ठीक है, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। उसके बाद में दूसरा क्या होता है सर? कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, लेकिन सिर्फ अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन, बट व्हेन यू डील अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? यहां पर भी मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व्ड है, यहां पर भी अगर आप मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम यहां पर भी कंजर्व्ड है। ओके सर, यहां पर अगर आप टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो सर वो भी यहां पे कंजर्व्ड है। तो आप समझ गए ना कि अंतर किस में आने वाला है? अंतर आने वाला है इसमें काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यहां पर अंतर किस में आने वाला है सर? यहां पर अंतर आने वाला है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तीसरा बस क्या होता है, सबसे खास चीज क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, इफ यू आर डीलिंग विथ इनइलास्टिक कोलिजन, तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है सर? कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड।
ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है सर कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है सर कि द काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली नॉट एट ऑल कंजर्व्ड। ये वाला मसला पूरा क्लियर है क्या? मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। हर एक पॉइंट को मैं सुपर एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, जो जो पॉइंट्स इसके अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यह सब पूरा क्लियर हो गया। तो इलास्टिक कोलिजन के सारे फीचर्स बता दिए, इन इलास्टिक कोलिजन के सारे फीचर्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। जो अंतर आता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है? काइनेटिक एनर्जी में आता है। इफ यू आर डीलिंग विद इलास्टिक कोलिजन तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होने वाली है, बट इफ यू आर डीलिंग विद इन इलास्टिक कोलिजन तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं होने वाली है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यस सर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो द स्कैटरिंग इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। तो ये अपने पास में इसके बेसिक अजम्पशंस थे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। तो अब अपन आ चुके हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की पूरी कहानी के ऊपर। इस कहानी को समझने से पहले मैं आपके सामने ना इसका सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और डायग्राम के सहारे से ही अपन इस पूरी कहानी को जो है ना वो समझ जाएंगे। तो पहली बात, हेडिंग डाल दीजिएगा अच्छे से बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, कितना पास पहुंचा जा सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना पास पहुंचा जा सकता है, आर नॉड से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। फोकस करना है इस बात के ऊपर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे सर? आर नॉड से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, ठीक है। शुरू करें पूरी कहानी को, ऐसा बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे ना अपने पास में गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मान लें अपन, ये अपने पास में क्या मान लेते हैं? गोल्ड का न्यूक्लियस, ठीक है। इसको अपन ने क्या मान लिया सर? दिस इज द गोल्ड का न्यूक्लियस, दिस इज द गोल्ड का न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z मान लेते हैं, वैसे गोल्ड के लिए होता है 79 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना एक अल्फा पार्टिकल होगा जो कि अप्रोच कर रहा होगा। दिस माइट बी द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ओके सर, डन। तो दिस इज द अल्फा पार्टिकल, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल के पास में चार्ज क्या होता है सर? इसके पास में चार्ज होता है +2e के बराबर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है ना, इसके पास में चार्ज कितना होता है सर? इसके पास में होंगे 2 प्रोटॉन्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसके पास में चार्ज कितना हो जाएगा? +2e के बराबर हो जाएगा। और जब गोल्ड के न्यूक्लियस की अपन बात करेंगे तो गोल्ड के न्यूक्लियस के पास में चार्ज कितना होता है सर? वैसे तो Z की वैल्यू होती है 79, Z का मतलब क्या होता है सर? अटोमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन इसके चार्ज की बात करें ना, तो इसके पास मान लिया Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो Ze इज गोइंग टू बी द चार्ज ऑफ दिस गोल्ड न्यूक्लियस। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है, लेकिन जैसे अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा, अब जरा सुनते हुए चलना पहली बात को अच्छे से। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के पास भी चार्ज क्या है सर? पॉजिटिव का चार्ज है, और ये भी गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो इसके पास भी चार्ज क्या होगा सर? प्लस का ही चार्ज होगा। ये भी क्या है सर? गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो उसके पास भी चार्ज क्या होगा सर? प्लस का Ze का चार्ज होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज Z के बराबर, एटॉमिक नंबर इज Z के बराबर, तो इसके पास भी चार्ज क्या होगा? प्लस का Ze के बराबर। दिस इज गोइंग टू बी द चार्ज ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, एंड इसके पास चार्ज क्या होगा? +2e के बराबर का चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल ना आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, अल्फा के पास चार्ज प्लस का है, गोल्ड के पास भी चार्ज प्लस का है, लेकिन ये हैवी है तो ये तो मूव नहीं करेगा। इंपैक्ट के बाद भी इसमें तो मोशन नहीं होगा। लेकिन अब देखो यार, इंपैक्ट का सबसे ज्यादा असर जो होता है ना, वो होता है हल्के मास वाली बॉडी के ऊपर। तो अब ये वाली बॉडी जब आगे मूव कर रही है, तो मैं समझ रहा हूं जब ये आगे मूव कर रही थी ना, तो उसके पास फॉर श्योर कोई बहुत ही अच्छी काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तभी तो ये आगे मूव कर पा रही थी, ठीक है। ओके सर, नाउ अब जैसे जैसे आई की तरफ जाएगी ना, तो आप मुझे इतना बताओ कि इस अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा लिख करके बताइएगा अभी के अभी कि जैसे, क्या सवाल है मेरा, कि जैसे अल्फा पार्टिकल जो है ना वो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है, गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ और पास और पास और पास 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 आ रहा है, तो यहाँ पे जो अपने पास में अल्फा पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी? आपको क्या लगता है?
चलिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर लिख ही चुके होंगे। तो सही आंसर ये है इसमें कि जैसे अल्फा पार्टिकल आई की तरफ जाएगा ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज सामने से लगातार रिपल्शन झेलना पड़ रहा है। सामने से हमें लगातार क्या झेलना पड़ रहा है सर? रिपल्शन झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल यहां तक आएगा, कितना पास आ पाएगा? टच तो नहीं कर पाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो आगे आ रहा है, तो मान लेते अपन कि इतना पास आ पाया बस। ठीक है, उसके बाद से फिर वो पूरा पलट गया। आया समझ के नहीं? अल्फा पार्टिकल जो है ना, बस वो इतना पास आ पाया, उसके बाद से फिर वो पलटना पड़ गया उसको। तो दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट P। अब इस वाले पॉइंट तक पहुंच करके फिर अल्फा पार्टिकल जो है ना वो रिवर्ट बैक करेगा। इस वाले पॉइंट तक पहुंच करके अल्फा पार्टिकल में हुआ क्या है कि अल्फा का जो पूरा काइनेटिक एनर्जी है ना वो इस वाले पॉइंट पे आकर के जीरो हो गया। क्या बोला मैंने? अल्फा पार्टिकल की जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है ना वो पॉइंट P पर आकर के कितनी हो चुकी है सर? जीरो हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो सर फॉर श्योर जीरो हो गई। अब होता क्या है, एनर्जीज दो तरह की होती हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पे से मान ले मैं किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ठीक है, तो बॉल जब ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी हाइट बढ़ रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बट द थिंग इज दिस कि जैसे बॉल या जो बॉडी है जिसको मैंने ऊपर फेंका है, जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगी ना तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही इस बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऊपर जाने वाले मोशन में क्या हो रहा है सर? कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। वहीं पे एट द सेम टाइम नीचे आने वाले केस में क्या हो रहा है सर? कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ रही है। अब अगर मैं सेम लॉजिक को यहां पे अप्लाई कर दूं, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है गोल्ड के न्यूक्लियस को, तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होते होते इस वाले पॉइंट पे आकर के काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है तो वो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो चुकी है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। किस में कन्वर्ट हो गई है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। आगे मेरी पूरी बात समझ में? तो अपन यहां पे क्या लिखने वाले हैं? एज द अल्फा पार्टिकल, समझना मेरी बात को अच्छे से, एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द गोल्ड न्यूक्लियस, as the alpha particle approaches the gold nucleus, as the alpha particle approaches the गोल्ड न्यूक्लियस, तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कम होते होते जीरो हो जाएगी। ठीक है, एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द गोल्ड न्यूक्लियस, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस एंड its kinetic energy reduces and becomes zero at point P। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी और इवेंचुअली जीरो हो जाएगी जैसे ही अल्फा पार्टिकल पॉइंट P पर पहुंच जाएगा। तो ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉइंट P पर कितनी हो चुकी है सर? जीरो हो चुकी है। अब ये जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? अब वो कन्वर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? नाउ द एंटायर काइनेटिक एनर्जी, ये जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, नाउ द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, नाउ दिस एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड, नाउ दिस एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक potential energy. It is converted to the electric potential energy of the system. It is converted to the electric potential energy of the system. It is converted to the electric potential energy of the system. क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब जो ये Z था ना, ZE था ना, इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख दूं, बढ़िया। ओके सर, ये वाली चीज पूरी क्लियर है ना? अब बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब बताए क्या होता है, तो ये जितने पॉइंट तक आ सका, जितने पास आ चुका ना ये गोल्ड के न्यूक्लियस के, वो उस दूरी को अपन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, जितने पास ये यहां से आ सका है, अल्फा पार्टिकल जो है ना गोल्ड के सेंटर से जितना पास आ चुका है, अल्फा पार्टिकल जो है ना वो गोल्ड के सेंटर से जितना पास आ चुका है, उस दूरी को अपन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच।
उस दूरी को अपन कहते हैं क्या सर, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। इस दूरी को अपन कहते हैं आर नॉट, को अपन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? सर पूरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, जब मैंने कहा था कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है सर, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अपन कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। किसका मास होगा सर, अल्फा पार्टिकल का मास होगा। किसका मास होगा सर, अल्फा पार्टिकल का मास होगा। किसकी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा सर, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पे अपन करेंगे इन दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का इवैल्यूएशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। ये के कौन सा वाला के है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। उसके बाद Q1 मतलब क्या है, अपन ले लेते हैं गोल्ड के न्यूक्लियस का अपन चार्ज ले लेते हैं, तो ZE। Q2 मतलब इसका चार्ज ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2E, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्टेंस होता है ना सर, वो होता है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है सर, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अपने पास में इवेंचुअली क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 2kZe का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, आर नॉट। क्या हो जाएगा सर, 2kZe का स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा सर, आर नॉट हो जाएगा। अब मुझे यहां से क्या निकालना था, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, अपने पास में आर नॉट जब अपन निकालेंगे, ठीक है, तो आर नॉट को अपन यहां भेज देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास में 2kZe का स्क्वायर, ठीक है। सुनो मेरी बात को, आर नॉट को अपन निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 2kZe का स्क्वायर, फिर 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर। नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, mv स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो अपने पास में आर नॉट कितना बचेगा, सुनते हुए चलना अच्छे से, अपने पास में आर नॉट कितना बचेगा, देखो ZE स्क्वायर को रहने दो, पहली बात तो ZE स्क्वायर को रहने दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे mv स्क्वायर को भी रहने दो। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, ZE स्क्वायर को रहने दिया, mv स्क्वायर को रहने दिया, 2 2 4 हो चुका है, और k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा सर, ये बचेगा सिर्फ पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अपने पास में क्या बचेगा सर, सिर्फ बचेगा पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच का फाइनल फॉर्मूला। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज पूरी बैठ गई है बाकायदा? दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। अति इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और मुझे बताइए कि क्या आप लोग को यहां तक की बात बाकायदा पूरी समझ में आ गई है, ठीक है। पक्का आ गई ये वाली पूरी बात समझ में? यस सर, बाकायदा तरीके से ये वाली पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। दिस बिकम्स द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि सपोज एन अल्फा पार्टिकल विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वहां पे ई लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो ई होता है ना, है तो वो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज एन अल्फा पार्टिकल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि हमने गोल्ड का फॉइल ले लिया था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे क्या है ना कि z की वैल्यू को 79 लिखा नहीं था, मतलब दिस इज ओपन टू गेसेस कि हाँ ठीक है। अगर चल एक काम कर, मैं यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस लिख दूं, चलेगा, सम एटम्स न्यूक्लियस, ठीक है, या लेट मी जस्ट राइट इट न्यूक्लियस, नॉट टू बी स्पेसिफिक अबाउट गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है सर, ये हाफ mv स्क्वायर था, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ऑन अकाउंट ऑफ कूलम्स रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस भी प्लस का चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी प्लस का चार्ज है, तो फिर दोनों में क्या होगा सर, रिपल्शन होगा, दोनों में क्या होगा सर, रिपल्शन होगा। तो इससे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना अल्फा पार्टिकल्स की, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उसी पल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी goes on decreasing and in turn electric potential energy of the particle goes on increasing, ठीक है। अब कुछ एक certain distance r naught जिसको अपन कहते हैं distance of the closest approach, तो वो certain distance from the nucleus kinetic energy जो है अल्फा पार्टिकल की, this basically reduces to zero, ठीक है। the particle stops and it cannot go closer to the nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस के और करीब जाने के लिए अल्फा पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं है, तो इसलिए जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के और करीब नहीं जा पाएगा,
जाएगा, ठीक है। ओके सर, डन। देन द पार्टिकल स्टॉप्स, इट कैन नॉट गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट इज रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ टर्निंग थ्रू 180 डिग्री, ठीक है। ये बाकायदा पूरा पलट गया ना भाई, ऐसे करके आया था, ठीक है। उसके बाद इसको रिपल्शन मिला तो फिर ये बकायदा यहीं से ऐसे करके पलट भी गया सर, ठीक है। आई मेरी बात समझ, एकदम 180 डिग्री का इसने फ्लिप मार लिया, ठीक है। ओके, तो अब क्या, देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही लग रहा है यार, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना करीब करीब, कितनी दूरी तक करीब करीब आ सकता है अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। एट दिस डिस्टेंस, और इस खास डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे खास चीज क्या हो रही है ना, कि जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो चुकी है, और जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है सर, वो कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो एट दिस डिस्टेंस द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया कि आप लोग के दिमाग में। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्दा चीज थी भाई, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया इसका स्क्रीनशॉट? ओके सर, डन, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का अपना पूरा फंडा जो था वो क्लियर हो चुका है। अच्छा, एक इंपैक्ट पैरामीटर पे आने से पहले एक बात मैं तुमको बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है ना वो न्यूक्लियस के साइज से हल्का सा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर 5 एंगस्ट्रॉम का ये अपने पास आ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, 4.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। आई मेरी बात समझ? तो अपन ना इसी चीज में, इसको तो आप लोगों ने पूरा लिख ही लिया होगा ना, अब इसके बाद बस एक चीज और लिख लोगे क्या, वो चीज क्या है सर, कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, the distance of the closest approach R naught, the distance of the closest approach R naught is slightly greater, the distance of the closest approach R naught is slightly greater than the exact size of the nucleus, ठीक है, then the exact size of the nucleus, देन द एग्जैक्ट साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको लेकर के आते हैं इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब आपको लेकर के आते हैं इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर। यहां पर गिवन है इसकी डेफिनेशन, पहले आप जरा एक बार इसको नोट करें, एक बार जरा पढ़ के देखें क्या समझ में आता है, फिर तो अपन इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाले। हो गया फिर नोट डाउन? यस सर, डेफिनेशन तो अपने नोट डाउन कर लिए। अब जरा इसका पूरा मतलब समझते हुए चलते हैं कि क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर एग्जैक्टली। ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है। आज के लेक्चर के ना ये दोनों जो पॉइंट्स है वो डिस्टेंस ही थे। पहला वाला नाम से क्लियर है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, और दूसरा वाला इंपैक्ट पैरामीटर भी क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनते हुए चलना अच्छे से, यहां ध्यान दो। द इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसका सर, ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। और मैं आपको बता दूं कि इंपैक्ट पैरामीटर को ना हम बेसिकली छोटे वाले बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर को हम बेसिकली छोटे वाले बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब अपन चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर डायग्राम फॉर द इंपैक्ट पैरामीटर। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर बी से करेंगे अपन इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अपने पास में कोई न्यूक्लियस था, लेट्स सपोज यहाँ पे अपने पास में एक ऐसा न्यूक्लियस मान लेते हैं अपन, ठीक है। एक अपन ने मान लिया ऐसा न्यूक्लियस है, इसका अपन फ्रंट व्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में कोई न्यूक्लियस है। अब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ना इसका एक सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस होगा, बोलो हाँ कि ना। यस सर, इसका एक सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस होगा। This is going to be the central line of the nucleus. This is going to be the central line of the nucleus, ठीक है। तो अब अपन इसको जरा काट दें यहाँ से पहले। This is the central line of the nucleus. कोई मसला, कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। This is the central line of the nucleus. ओके सर।
अब जरा गौर करना, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ना जैसे मान लो इसकी टॉप पेरीफेरी है, ठीक है, इसकी टॉप पेरीफेरी है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे सेटअप को हल्का सा नीचे लेकर के आता हूँ, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि ये एक लाइन होगी हमारे पास में, तो लेट मी ड्रॉ दिस अप फॉर यू। तो ये अपने पास में एक लाइन हो गई है, ठीक है, टॉप पेरीफेरी की लाइन है भाई, ये न्यूक्लियस का टॉप पेरीफेरी की लाइन है, ठीक है, पेरीफेरी। तो अब ये भी अपने पास एक लाइन हो गई है, लेकिन जो नीचे वाला था ना वो अपने पास में था सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो नीचे अपन ने बना करके रखा है ना, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द सेंट्रल लाइन। किसका सेंट्रल लाइन है सर ये? दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। हट रहा हूँ बेटा, स्क्रीन से हट रहा हूँ, एक सेकेंड। अब आ गया समझ में? ट्रांसपेरेंट तो नहीं है अपन, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये अपने पास में वेलोसिटी का वेक्टर का लाइन है, ठीक है। दिस इज द बेसिकली वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने किसी अल्फा पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यू हैव दिस अल्फा पार्टिकल, ओके सर, डन। अपने पास में ये क्या है सर? अल्फा पार्टिकल है। अब जैसे आपने इस अल्फा पार्टिकल को यहां से छोड़ा, तो बेसिकली क्या होने वाला है, जरा इस बात पे गौर फरमाइएगा। ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन अल्फा के पास में चार्ज क्या है सर? प्लस का चार्ज है। अल्फा के पास में चार्ज क्या है सर? प्लस का चार्ज है। और ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके पास भी चार्ज क्या होगा सर? प्लस का ही चार्ज होगा। न्यूक्लियस ऑल्सो कैरीज पॉजिटिव चार्ज ओनली। न्यूक्लियस के पास भी चार्ज कैसा होता है सर? न्यूक्लियस के पास भी चार्ज प्लस का ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है कि इस लाइन से आ रहा है अपने पास में अल्फा पार्टिकल, और ये एक लाइन तक आएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। ओके सर, डन। तो अब ये जो एंगल यहां पर डेवलप हो रहा है, लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा, ठीक है। दिस थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये तो अपने पास में मेन हेडिंग थी, इंपैक्ट पैरामीटर तो अपने पास में क्या है सर? मेन हेडिंग है, ठीक है। और जो थीटा यहाँ पे बना है ना, दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे अच्छे से। दिस थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये जो थीटा है ना, ये थीटा है अपने पास में क्या सर? एंगल ऑफ द स्कैटरिंग। तो यहां पर आप जरा ये देखिए, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस और वेलोसिटी की लाइन, ठीक है, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस और वेलोसिटी की लाइन, इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, इसको अपन बी कह देते हैं, ठीक है। इसके बीच में ये जो अपने पास में डिस्टेंस होगा ना सर, इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको अपन बी बोल देंगे, ठीक है। ये जो अपने पास में डिस्टेंस होगा ना सर, इसको अपन क्या बोल देंगे? इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल देंगे सर? बी बोल देंगे। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको फॉर्मूला लिख करके इसका बता देता हूँ। इसके फॉर्मूले के लिए कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें, ठीक है, आपको बस उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो, इंपैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल्स टू, अच्छा, के मतलब क्या है सर? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बी इज इक्वल्स टू के जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो के जेड ई स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2, एंगल ऑफ स्कैटरिंग का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन नीचे होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन नीचे अपने पास में क्या होता है सर? ई। ई का मतलब बेसिकली क्या होगा सर? हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई होने वाला है ना, दिस ई इज गोइंग टू बी द kinetic energy of the alpha particle. This E is going to be the kinetic energy of the alpha particle. This E is going to be the kinetic energy of the alpha particle. This E is going to be the kinetic energy of the alpha particle. It is as simple as that. तो kinetic energy का फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा? हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। दिस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये वाली बात पूरी समझ में आ गई है क्या? तो ये था हमारे पास में इसका प्रॉपर इंपैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन के साथ में सपोर्टिंग डायग्राम, ठीक है। यही वाला डायग्राम जो है ना, वो आपको बना करके रखना है। बोलो हाँ कि ना? चमक गई पूरी चीज? यस सर, चमक गई है पूरी चीज, ठीक है। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो अपने पास लाइन थी ना, ये जो अपने पास में लाइन थी ना, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लाइन बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। और यहीं से ये ऐसे क्या है, मूव करना शुरू करा था विद सर्टेन वेलोसिटी v,
ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस में आप लोगों को दिखा चुका था। ओके सर, उसके बाद और क्या चीज थी इसके अंदर, व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इनिशियली द अल्फा पार्टिकल वाज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके सर, सही बात थी। इनफैक्ट इम्पैक्ट पैरामीटर डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी ट्रेस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इन पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, जब गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल पास आउट हो रहा होता है ना, तो उसकी ट्रैजेक्टरी को आपने ऐसे डिफाइन करके रख दिया। ठीक है, तो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज बाकायदा पूरी क्लियर हो चुकी है? बस मुझे यहां तक आप कंफर्मेशन दे दें कि क्या आप लोग को ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है। अगर सबको समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में बाकायदा फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए। ओके सर, डन। ठीक है, तो दिस वाज द डेफिनेशन फॉर इंपैक्ट पैरामीटर। इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर के बाकायदा रख ही लिया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी हो गया और इसी के साथ हमारा इंपैक्ट पैरामीटर भी हो गया और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता बस ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा वीडियो रिलीज के बाद जो कमेंट्स आते हैं आपके, उसको हम लोग चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसी के अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।